आज हमने पढ़ना है व्हाट इज हफमैन एल्गोरिथम. Huffman algorithm is a method for building an extended binary tree with the minimum weight path length from a set of the given weights. कि हमने एक पाथ बनाना है, हमने एक एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बनाना है, किसको यूज करते हुए, मिनिमम वेटेड पाथ को यूज करते हुए, और वेट्स हमें गिवन होंगे. इट इज अ टेक्निक फॉर कंप्रेसिंग डाटा. हम ये क्यों करते हैं, हमने डाटा को कंप्रेस करना होता है. अब हफमैन एल्गोरिथम है क्या? हफमैन कोडिंग इज अ लॉसलेस डाटा कंप्रेशन. लॉसलेस डाटा कंप्रेशन है कि डाटा कंप्रेस हो जाता है लेकिन उसकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टिल मेंटेन रहती है. द आइडिया इज टू असाइन वेरिएबल लेंथ कोड्स टू द इनपुट कैरेक्टर्स. इनपुट कैरेक्टर्स जो उनसे हैं उनको एक वेरिएबल लेंथ कोड प्रोवाइड कर दिया जाता है. लेंथ ऑफ द असाइन कोड्स आर बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स. के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि असाइन कर दी जाती हैं. द मोस्ट फ्रीक्वेंट करेक्टर गेट्स द स्मॉलेस्ट कोड. जो मोस्ट फ्रीक्वेंट करेक्टर्स होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट कोड होता है. एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंट करेक्टर गेट्स द लार्जेस्ट कोड. जो लीस्ट फ्रीक्वेंट करेक्टर होता है उसका लार्जेस्ट कोड होता है. कंस्ट्रक्शन के रूल्स क्या है इसके? देयर आर मेनली टू मेजर पार्ट्स इन हफमैन कोडिंग. दो मेजर पार्ट्स हैं हफमैन कोडिंग के. पहला वाला क्या कह रहे हैं कि बिल्ड अ हफमैन ट्री फ्रॉम इनपुट कैरेक्टर्स. इनपुट कैरेक्टर से एक हफमैन ट्री हमने बनाना है. दूसरा फिर हमने क्या करना है, ट्रैवर्स द हफमैन ट्री एंड असाइन कोड्स टू द कैरेक्टर. कि जो हमने ट्री बना लिया है उसमें हम क्या करेंगे, ट्रैवर्स करेंगे हफमैन ट्री को और हर एक कैरेक्टर को एक कोड असाइन करेंगे. अभी कैसे करेंगे आगे एक एग्जांपल है उसमें देखेंगे. स्टेप्स क्या आ जाते हैं जी हमारे पास, क्रिएट अ लीफ नोड फ्रॉम ईच यूनिक कैरेक्टर. हर यूनिक कैरेक्टर से एक लीफ नोड बनाओ. एक्सट्रैक्ट टू नोड्स विद द मिनिमम फ्रीक्वेंसी. जो जिन नोड्स की सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उनको एक्सट्रैक्ट करो. क्रिएट इंटरनल नोड विद द फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द सम ऑफ टू नोड्स फ्रीक्वेंसीज. ये जो हमने दो मिनिमम फ्रीक्वेंसीज वाली नोड्स निकाली हैं इनका सम करो. सम करके एक न्यू नोड बना दो जिसके अंदर उसका सम आए. रिपीट करो स्टेप 2 और 3 को अंटिल द हीप कंटेन्स ओनली वन नोड. जब तक हीप के अंदर क्या है, एक नोड ना आ जाए. The remaining node is a root node and the tree complete. The remaining node होगी वो क्या होगी, root node होगी और tree complete हो जाएगा. अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं. ये मेरे पास नोड्स दी गई हैं A, C, E, H और I और हर एक के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर दी गई है. A की 3 है, C की 5 है, E की 8 है, H की 2 है और 7 की I की 7 है. ये हमारे पास हर नोड की फ्रीक्वेंसी उन्होंने डिफाइन कर दी है. अब उन्होंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप क्या था कि इन फ्रीक्वेंसीज में से मैंने सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी है. अगर ऊपर वाली देखो तो इसके अंदर से सबसे मिनिमम कौन सी है, फ्रीक्वेंसी 3 और 2 सबसे मिनिमम है. मैंने इन दोनों को कंबाइन किया. कंबाइन करके इनके सम को एक न्यू नोड असाइन कर दी जो कि क्या आ गई, 5 आ गई. मतलब A और H कैरेक्टर्स थे, उनकी 3 और 2 फ्रीक्वेंसीज थे, इनको ऐड किया और 5 आ गया. अब मेरे पास मिनिमम क्या है इन सारों में से, ये 5 मिनिमम है. मैंने C वाली मिनिमम है. अब मैं क्या करूंगी कि मैं इस C को इस 5 के साथ कंबाइन करके एक न्यू नोड बना दूंगी. मैंने एक ट्री कंस्ट्रक्ट करते जाना है. तो मेरे पास ये जो 5 था C वाला, इसको मैंने इस 5 के साथ कनेक्ट किया और एक न्यू नोड बना दी जो कि क्या आ गई मेरे पास, 10 आ गई. अब देखो ये जो बाकी की दोनों नोड्स हैं ये इस 10 से छोटी हैं, जो ट्री का पार्ट नहीं बनी. अगर जो हमारे पास रूट नोड अभी तक बनी है, बाकी नोड्स में से कोई ऐसी दो नोड्स हैं जो कि छोटी हैं इस रूट नोड से, तो हम पहले उन दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे और फिर उसकी जो सम वाली नोड आएगी उसको इस 10 के साथ कंबाइन करेंगे. तो इन्होंने क्या किया, 8 और 7 को आपस में कंबाइन किया. क्यों किया, क्योंकि ये 10 से छोटी थी. तो 8 और 7 को आपस में कंबाइन किया तो क्या आया मेरे पास, 15 आया. मैंने इस 15 को फिर इस 10 के साथ कंबाइन करना है. कंबाइन किया तो मेरे पास क्या आ गया, 25 आ गया. ये मैंने पूरा एक ट्री बना लिया जिसको मैंने कहा कि ये क्या है, हफमैन ट्री कंस्ट्रक्शन. मैंने मिनिमम नोड्स उठानी है, सबसे पहले मिनिमम नोड्स उठानी है, उनको कंबाइन करके एक रूट नोड बनानी है. फिर जो बाकी की नोड्स रह जाएंगी उसमें से देखना है कि मिनिमम कौन सा है, उस मिनिमम को पहले वाले के साथ कंबाइन करना है. अब जो रूट नोड आई है उससे छोटी अगर कोई नोड्स पड़ी हुई हैं दो, तो मैंने उन दोनों नोड्स जो सी हैं उनको कंबाइन करके एक नोड बनाई और उसको फिर पहली वाली नोड के साथ कंबाइन करके एक ट्री बना ली. अगर आप देखो तो ये उल्टा बना हुआ थोड़ा. अगर हम इसको सीधा करें तो 25 सबसे ऊपर जाएगा, उसके बाद 10 और 15 आएगा, फिर इस तरह आएगा. ये एंड वाली लीफ नोड्स हैं और ये 25 जो सी है ये रूट नोड है. बच्चों यहाँ तक समझ आई है?
गर्ल्स किसी को कोई मसला तो नहीं है? अच्छा जी, इसके बाद मैंने मैम क्या था, हाँ जी। मैम जिस तरह आपने पहले 5, हमारे पास 3 और 2 का एडिशन 5 आया था, तो आपने उधर से मिनिमम 5 को उस 5 के साथ आपने ज्वाइन करके 10 आ गया। तो मैम आपने जब 8 और 7 को प्लस करके 15 लाया, मैम ऐसे नहीं थे कर सकते कि 7 को और 10 को, इसके सम को और 7 जो मिनिमम था वहां पे उसको यहाँ पे लाके उसको नहीं सब नहीं करते? नहीं, ये मैम उस देखो, तरह क्यों नहीं किया जिस तरह पहले आपने 5 को सम? मेरे पास ये जो 5 था, ये वाला 5 मिनिमम था, इसके इक्वल मुझे मिल रहा था नोट, तो इसलिए मैंने उसको कंबाइन करके 10 कर लिया। अब जो बाकी की नोट्स हैं 8 और 7, ये इस 10 से छोटी हैं। मैं 8 भी छोटा है और 7 भी छोटा है, मैं किसको कंबाइन करूं, 8 को करूं कि 7 को करूं? तो इसीलिए जब मेरे पास रूट नोड ऐसी बने जिसमें 8 और 7 मेरे पास जो बाकी की नोड्स में से, अगर यहाँ पे 8 7 इसके अलावा 3-4 नोड्स और भी होती जो कि 10 से छोटी हैं, तो मैं उसमें से मिनिमम उठा के उनको कंबाइन करती आपस में, फिर इसको कंबाइन करती बड़े के साथ, कि पहले मैं छोटी छोटी को आपस में कंबाइन करूंगी, जब वो मिलके बड़ी बन जाएंगी फिर मैं बड़ी वाली को बड़ी के साथ कंबाइन करूंगी। समझ आइए? एक और एग्जांपल अभी ओके करते हैं इसकी, तो समझ आ जाएगी फिर आपको डिटेल में। ओके। अच्छा जी, अब मैंने इसका एक देखो, अगर मैंने इसके कोड बनाए हैं, अब कोड कैसे बनाए हैं कि जितने, अगर इस ट्री को मैं सीधा करूं तो जितने राइट साइड पे जाएंगे उसका 1 आएगा और जितने लेफ्ट साइड पे आएंगे उसका 0 आएगा। एक और एग्जांपल इसकी करते हैं, फिर उससे आपको समझ आ जाएगी। ये मेरे पास दिए गए हैं जी, नोट्स दी गई हैं और हर नोट्स के साथ उसकी फ्रीक्वेंसीज दी गई। बच्चों समझ आ रही है? गर्ल्स की किसकी वीडियो ऑन है, अपनी वीडियो बंद करें। सोने का दरवाजा कभी देखा? पहले रिमशा, अच्छा जी, ये मेरे पास नोट्स दी गई हैं, हर नोट के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइंड है। ठीक हो गया? अब मैंने पहले क्या किया कि उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में ये नोट सॉर्ट हो गई सारी। अब मैंने क्या करना है कि दूसरा स्टेप है कि मैंने मिनिमम वाली उठानी है, तो सबसे मिनिमम क्या थी, 1 और 3 मिनिमम थी। मैम ये हम क्या कर रहे हैं? हम हफमैन कोडिंग को यूज करते हुए एक ट्री बना रहे हैं। उसकी पहले एक एग्जांपल की है हमने, अब हम उसकी दूसरी एग्जांपल देख रहे हैं, कि दूसरी एग्जांपल इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैम अब पहले एग्जांपल में तो नहीं ऐसे किया था हमने? बच्चों वो उल्टा किया, उसमें भी ऐसे किया था कि सबसे उसमें तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में नहीं किया था चेंज, या कुछ ऐसा नहीं किया था। ना करो असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे ही रहने दो। उन्होंने अपनी आसानी के लिए बस असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। आप असेंडिंग ऑर्डर में ना करें, हमने हर नोड में से सिर्फ मिनिमम उठानी है। ठीक है मैम। ठीक है? अब इन सारों में से मिनिमम कौन सी थी, 1 और 3। उन्होंने 1 और 3 को कंबाइन करके क्या बना लिया, 4 बना लिया। अब मेरी बात सुनो, अगर 4 से छोटा यहाँ पे कोई और होता, यहाँ पे मतलब 2 या 1 एक और होता, तो मैं उस 2 और 1 को अलहदा से कंबाइन करती, लेकिन 4 के इक्वल है, 4 से छोटा कोई नहीं है, तो जो 4 के इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके 8 बना लूंगी साथ ही। तो मैंने क्या किया, मैंने 4 और 4 को कंबाइन करके क्या बना लिया, 8 बना लिया। ठीक हो गया? अभी भी 8 छोटा है और ये सारे क्या है, आपस में इससे बड़े हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने इस 10 को, क्योंकि अब सबसे इन सारों में से सबसे छोटा कौन रह गया था, 10 रह गया था, मैंने इस 10 को 8 के साथ कंबाइन किया, तो क्या आ गया मेरे पास, 18 आ गया। अब मेरी बात सुनो कि 18 जौन सा है, ये सारे 18 से छोटे हैं। जब 18 से छोटे आ गए अब सारे, तो इनको पहले मैं आपस में कंबाइन करके इनकी एक रूट नोड बनाऊंगी जो कि 18 के कंपैरिजन में आएगी। 18 जितनी वैल्यू होगी जिसकी मैक्सिमम, तो मैं इनमें से छोटी कौन सी, 12 और 3, मैं 12 और 3 को पहले आपस में कंबाइन करूंगी। मैंने 12 और 13 को क्या किया, पहले आपस में कंबाइन किया। 12 13 को क्या आ गया मेरे पास, 25 आ गया। जब 25 आ गया तो 3 नोड्स मेरे पास पड़ी हैं, 25 15 और 18। अब इन तीनों में से मैं किसको कंबाइन करूंगी, मेरे पास अगर देखो तो मिनिमम कौन सी आ जाती है मेरे पास,
इन तीनों में से मिनिमम कौन सी है? 18 और 15। 25 तो बड़ी है, तो मैंने मिनिमम को पहले कंबाइन करना होता है, तो मैं 18 और 15 को आपस में कंबाइन करूंगी। मैंने 18 और 15 को आपस में कंबाइन किया, करने के बाद क्या आ गया? 33। अब मेरे पास दो नोड्स आ गई, 33 और 25। दो ही नोड्स हैं, इन दोनों को मैं आपस में मैंने कंबाइन किया, तो मेरे पास एक पूरा ट्री बन गया 58। इसको मैंने कह दिया ये मेरे पास हफमैन कोडिंग को यूज करते मैंने ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया। हाँ जी जी, आप पूछें किसको क्या मसला है। मैम दोबारा से ऊपर से दोबारा एक बार रिपीट कर दें, सही से समझ आ जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। इसके अलावा किसी को कोई कंफ्यूजन है? अच्छा जी, रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। मेरे पास नोट्स दी गई हैं, ये नोट्स दी गई हैं, उन्होंने अपनी आसानी के लिए उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, आप चाहो तो ना करो। इस मेरे पास जब मैं हफमैन कोडिंग करती हूँ, ट्री बनाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि इनमें से सबसे मिनिमम कौन सी है। जो नोड्स मिनिमम होती हैं मैं उनको कंबाइन करके एक नोड बना लेती हूँ। ठीक है, तो सबसे मिनिमम मेरे पास कौन सी थी? 1 और 3। मैंने 1 और 3 को कंबाइन किया तो क्या बन गया? 4 बन गया। अब अगर मेरे पास इन सारी नोड में 4 से छोटी कोई वैल्यू होती, तो मैं उन जो 4 से छोटी हैं उन दोनों को पहले आपस में कंबाइन करती, फिर मैं उसको 4 के साथ कंबाइन करती। लेकिन मेरे पास 4 के इक्वल है और सारी 4 से बड़ी हैं, कोई भी 4 से छोटी नहीं है, तो मैंने इसीलिए इस 4 को डायरेक्ट कंबाइन कर दिया 4 के साथ। तो क्या आ गया? मेरे पास 8 आ गया। ठीक हो गया। अब ये सारी जो सी है वो 8 से बड़ी हैं। अगर 8 से कोई यहाँ पे छोटी वैल्यू होती, दो वैल्यूज होती, तो मैं उन दोनों को आपस में कंबाइन पहले करती, फिर मैं इस ट्री के साथ कंबाइन करती। लेकिन मेरे पास ये सारी 8 से बड़ी हैं, तो मैंने इनमें से सबसे मिनिमम वाली उठाई और उसको 8 के साथ कंबाइन कर दिया, 18 आ गया। उसके बाद मेरे पास 18 से अभी ये छोटी आ गई सारी। मैंने कहा था जब रूट नोड से छोटी आ जाएंगी तो पहले मैं उनको आपस में कंबाइन करूंगी, फिर उसको रूट नोड के साथ कंबाइन करूंगी। तो मैंने 12 और 13 को आपस में कंबाइन किया, तो मेरे पास क्या आ गया? 25, 15 और 18। अब मेरे पास 3 रूट नोड पड़ी हैं, 25, 15 और 18। मैं मिनिमम वाली कंबाइन करती हूँ, तो मिनिमम कौन सी है मेरे पास? 15 और 18। मैंने 15 और 18 को आपस में कंबाइन किया, तो क्या आ गया मेरे पास? 33 आ गया। 33 और 25 इन दोनों को आपस में कंबाइन, अब दो ही नोड्स रह गई, इन दोनों को मैंने आपस में कंबाइन किया, तो क्या आ गया मेरे पास? 58 आ गया। ये आपके पास क्या था? हफमैन कोडिंग। हफमैन कोडिंग को यूज करते हुए मैंने ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब मैंने हर एक को, अब अगर आप देखो तो लीफ नोड के ऊपर वो सारी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, ISTOUA। मैंने इनको कोड असाइन करने हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो कंप्रेस कर रही थी डाटा को, तो कोड कैसे असाइन होंगे? जितनी लेफ्ट साइड पे जा रही होंगी एजेस उनको 0, जितने राइट साइड पे जा रहे होंगे उनको मैंने 1 वैल्यू असाइन करनी है। ठीक हो गया। जितने लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं उनको 0 वैल्यू असाइन करनी है, और जितने राइट साइड पे जा रहे हैं उनको 1 वैल्यू असाइन करनी है। तो मैंने ऐसे ही किया, ये लेफ्ट साइड थी इसको 0 किया, ये राइट साइड थी इसको 1। इसकी अब इस नोड की जो राइट साइड है उसको 1 किया, और इस नोड की जो लेफ्ट साइड है उसको 0 किया। फिर इस नोड की जो राइट साइड है उसको 1 किया, इस नोड की जो लेफ्ट साइड है उसको 0 किया। फिर इस नोड की जो राइट साइड है उसको 1 किया, और उस नोड की जो लेफ्ट साइड है उसको 0 किया। हाँ जी, वो थोड़ा सा ऑपोजिट है, ये आपने बनाना इसी तरीके से ही है। उस जो पहली एग्जांपल की है उसी में भी उल्टा कर दिया। आप देखो कि ये सारे को राइट साइड वालों को 1 असाइन किया, लेफ्ट साइड वालों को 0 असाइन किया। ये सारा मैंने कर लिया। अब हर एक की एक वैल्यू बनेगी। कैसे बनेगी? कि ये जो आई है इसकी वैल्यू क्या बन रही है? रूट नोड से आई तक आते हुए मुझे क्या ट्रेवल करना पड़ा है? 0 और 0। तो आई का क्या कोड बनेगा? 00। इसी तरह एस है, एस तक आते हुए रूट नोड से मुझे कितना ट्रेवर्सल करनी पड़ी है? 0 और 1। तो एस का क्या कोड होगा? 0 और 1। इसी तरह अगर मैं ई का देखूं तो ई का क्या बनता है? ई रूट नोड से ई तक आते हुए मुझे कितनी वैल्यूज पड़ी है? 1 और 0। तो ई का क्या कोड है? 1 0। अगर मैं ए का देखूं तो ए का क्या बनता है? रूट नोड से 1 1 और 1। ये राइट साइड वाली जितनी एजेस हैं, हर नोड के राइट साइड वाले एज को 1 किया और हर नोड के लेफ्ट साइड वाले को 0 असाइन किया, और इसी तरह हर एक एलिमेंट का मैंने कोड निकाल लिया। बच्चों समझ आई है? गर्ल्स किसी को मैम कोई ये मसला तो नहीं है? मैम नो मैम। अच्छा जी, कोई कौन पूछ रहा था? कुछ पूछ रहा था कोई? अगला करें। अच्छा जी, दूसरा है मेरे पास एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम जी क्या कहती है हमें
मेरे पास मल्टीपल एक्टिविटीज दी गई हैं, मेरे पास मल्टीपल एक्टिविटीज दी गई हैं और सेकंड एल्गो कर लेना, अब छोटा सा है ये भी। मेरे पास मल्टीपल एक्टिविटीज दी गई है, मैंने कौन सी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है रन करने के लिए ये देखते हैं, और इस किस्म की प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम है। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम इज अ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम व्हिच डील्स विद द selection of non-conflicting activities that needs to be executed by a single person or machine in the given frame। कि मेरे पास एक्टिविटीज मल्टीपल दी गई हैं, मैंने उन एक्टिविटीज को इस तरह से एग्जीक्यूट करना है कि वो आपस में कन्फ्लिक्ट ना करें, पहली एक खत्म हो तो उसके बाद दूसरी वो वाली शुरू हो जिसका टाइम है हमारे पास। तो इस एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम जो सी है वो कैसी है, एल्गोरिथम इसका देख लेते हैं। इनपुट डाटा, इसके अंदर एक्शन के लिए यूज करें अरे कंटेनिंग ऑल द एक्टिविटीज, एक अरे है जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज होंगी। एक एस के नाम से एक अरे है कंटेनिंग द स्टार्टिंग टाइम ऑफ ऑल एक्टिविटीज, के सारी एक्टिविटीज का स्टार्टिंग टाइम होगा। और ये अरे जो सी कंटेन करती है फिनिशिंग टाइम ऑफ द ऑल एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज का फिनिशिंग टाइम, और एंड में उसके पास क्या आ जाता है, सोल्यूशन आ जाता है। स्टेप्स कौन कौन से हैं जी एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम के, वो देख लेते हैं। sort the given activities in ascending order according to their finish time, कि हर एक्टिविटी को सॉर्ट करो असेंडिंग ऑर्डर में उनके फिनिश टाइम के अकॉर्डिंग। दूसरा क्या है, सिलेक्ट द फर्स्ट एक्टिविटी फ्रॉम द सॉर्टेड अरे, पहली एक्टिविटी को सिलेक्ट करो सॉर्टेड अरे में से एक्टिविटी को, और इसको ऐड कर दो सोल्यूशन अरे में, उसको किस में डाल दो, सोल्यूशन अरे में डाल दो। उसके बाद रिपीट करो स्टेप 4 और 5 को फॉर द रिमेनिंग एक्टिविटीज इन एक्टिविटी अरे, कि जो 4 और 5 स्टेप है उसको रिपीट करना है हमने। क्या है 4 और 5 स्टेप, इफ द स्टार्ट टाइम ऑफ द करंटली सिलेक्टेड एक्टिविटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द फिनिश टाइम, अगर जो स्टार्ट टाइम है करंटली एक्टिविटी, जो अब करंट एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो रही है उसका स्टार्ट टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू है फिनिश टाइम ऑफ द प्रीवियस सिलेक्टेड एक्टिविटी, पिछली एक्टिविटी से जो सा है उसका ग्रेटर है, तो हम उसको ऐड करेंगे अरे में, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिलेक्ट द नेक्स्ट एक्टिविटी, अब इसके इंप्लीमेंट करके देखते हैं तब इस एल्गोरिथम की समझ आ जाएगी। मेरे पास ये एक्टिविटीज दी गई हैं, एक्टिविटी कौन कौन सी है, A1 A2 A3 A4 A5 और A6, हर एक का स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम डिफाइन कर दिया गया है, ठीक हो गया। अब इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया कि स्टार्ट टाइम 1 है तो 1 से क्या चला गया 2 पे, 4 6 7 9 9, मैंने इनके फिनिश टाइम के अकॉर्डिंग इन एक्टिविटी को सॉर्ट कर लिया। तो पहली मेरे पास क्या आ गई, A2 A3 A4 A5 A1 और A6, कुछ इस तरह से सॉर्ट हो गई। अब पहले क्या किया, पहले मैंने एक्टिविटी स्टार्ट की, पहली एक्टिविटी क्या आएगी मेरे पास, A2 आएगी, ठीक हो गया। सिलेक्ट द फर्स्ट एक्टिविटी फ्रॉम द सॉर्टेड अरे, जो अरे सॉर्ट की है उसके अंदर से मैंने पहली एक्टिविटी उठाई A2 और उसको मैंने सोल्यूशन अरे में डाल दिया। सोल्यूशन अरे में क्या आ गई है मेरे पास, A2 आ गई। रिपीट करना है मैंने स्टेप 4 और 5 को फॉर द रिमेनिंग एक्टिविटी। मैंने कहा था कि अगर स्टार्ट जो करंट एक्टिविटी रन हो रही है उसका स्टार्ट करंटली सिलेक्टेड एक्टिविटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द फिनिश टाइम ऑफ द प्रीवियसली सिलेक्टेड एक्टिविटी, देन ऐड टू द सोल्यूशन। अगर उसका फिनिश टाइम जो सा है प्रीवियसली एक्टिविटी एक्टिविटी से ग्रेटर है तो उसको मैं ऐड करूं। तो अगर मैं देखूं कि सिलेक्ट एक्टिविटी 3 जो सी है A2 के बाद A3 को मैं सिलेक्ट करूं, A2 जो सी है 1 से स्टार्ट हुई और 2 पे खत्म हो गई। 2 पे खत्म होने के बाद अगली एक्टिविटी का टाइम बड़ा है, मतलब उसके बाद ही दूसरी एक्टिविटी शुरू हो रही है पहली के खत्म होने के बाद, तो मैं इसको अरे में ऐड कर सकती हूँ। मैंने इसको अरे में ऐड कर लिया। उसके बाद अगर मैं A4 को देखूं, A4 का स्टार्टिंग टाइम क्या है 0, लेकिन हम कहाँ पे खड़े हैं, हम तो अभी 4 पे खड़े हैं, हम तो पीछे नहीं जा सकते। हमें वो वाली एक्टिविटी चाहिए जिसका टाइम 4 से बड़ा है, जिसका स्टार्टिंग टाइम 4 से बड़ा है, हम उससे नेक्स्ट कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल ये है कि अगर मेरे पास एक ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम के अंदर 3 फंक्शंस अरेंज होने हैं और तीनों फंक्शन की टाइमिंग इस तरह से है कि एक फंक्शन 2 से 3 है, 3 से 4 और 4 से 5 है, तीनों फंक्शन, तो मैं इजीली मैनेज कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कुछ इस तरह से फंक्शन है कि एक फंक्शन का टाइम 2 से 3 है, दूसरे का टाइम मेरे पास है कि एक का टाइम 2 से 4 है, दूसरे का टाइम मेरे पास है जो 3 से 5 है, तो मैं दोनों फंक्शन एट अ टाइम नहीं कर सकती, मेरे पास एक ही ऑडिटोरियम है। तो इसी तरह मैंने वो वाली एक्टिविटी लेनी है जिसमें मेरे पास अगले वाले का स्टार्टिंग टाइम पिछले वाले का फिनिश टाइम से बड़ा होगा। तो A2 उसका 1 से शुरू हुआ 2 पे खत्म हो गया, ठीक है, ये एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद अगली A3 थी,
वो भी फिनिश टाइम आगे 3 से स्टार्ट हो रही थी, अगर वो भी 1 से स्टार्ट हो रही होती तो मैं उसको नहीं कर पाती। तो 3 से स्टार्ट हो रही थी, 4 पे खत्म हो गई, ठीक है A3। अब A4 जो सी है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, मैं 0 से कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो अभी 4 के ऊपर खड़ी हूँ। मुझे वो एक्टिविटी चाहिए जिसमें मैं 4 से आगे कंटिन्यू करूंगी। तो मैं A4 को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, मैं इसको सोल्यूशन अरे में नहीं डालूंगी। अब आगे मेरे पास क्या आ जाती है, 4 के बाद अगली 5 आनी चाहिए। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, 5 से स्टार्ट किया, 7 तक चली गई, मैंने A5 एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। अब मुझे वो एक्टिविटी चाहिए जिसका टाइम स्टार्ट टाइम 7 से ज्यादा है। तो 7 से ज्यादा देखा तो मेरे पास क्या आया, 8 आया। 8 ये A1 को मैं नहीं कर सकती क्योंकि उसका स्टार्टिंग टाइम 5 था, लेकिन मुझे अब वो एक्टिविटी चाहिए जिसका स्टार्टिंग टाइम 7 से ज्यादा है। तो मैं A1 को भी एग्जीक्यूट नहीं करूंगी, और मैं किसको करूंगी, A8 को करूंगी और 9 तक जाऊंगी। तो मैंने कौन सी एक्टिविटीज एग्जीक्यूट की, A2 A3 एग्जीक्यूट की, A5 एग्जीक्यूट की और A6 एग्जीक्यूट की। मैंने A4 और A1 एग्जीक्यूट नहीं की, क्यों नहीं की, क्योंकि इनका स्टार्टिंग टाइम जो सा था पिछले वाले के फिनिश टाइम से बड़ा नहीं था। गलत समझ आई है बच्चों, समझ आई है? बताओ, माइक अनम्यूट करो और बोलो जिसको समझ नहीं आई। मैम मैम ये किस टाइम हुआ है, दोबारा से बता दे। अच्छा कि बच्चों, ऐसा यहाँ करो कि अभी ना मीटिंग के लिए मैं कोड दोबारा सेंड करती हूँ, दोबारा से ज्वाइन करो क्योंकि खत्म होने लगी है मीटिंग। तो उसमें मैं दोबारा से अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। मैं कोड सेंड करती हूँ आपको। ओके गर्ल्स, मेरे पास एक्टिविटीज दी जाएंगी, एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम दिया जाएगा और फिनिश टाइम दिया जाएगा, और ये एक्टिविटी का नेम प्रोवाइड किया जाएगा। मैंने इनको उनके फिनिश टाइम के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया तो मेरे पास कुछ इस किस्म का टेबल आ गया कि मेरे पास A2 सबसे फर्स्ट एक्टिविटी बन गई, A3 A4 A5 A1 और A6। अब मैंने सिर्फ उन एक्टिविटीज को कंसीडर करना है जिन एक्टिविटीज का स्टार्ट टाइम उनकी पिछली एक्टिविटी के फिनिश टाइम से बड़ा होगा, ठीक हो गया। तो मैं उन एक्टिविटीज को कंसीडर करूंगी। अगर किसी एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम उसकी फिनिश टाइम पिछली वाली एक्टिविटी के फिनिश टाइम से छोटा है तो मैं उस एक्टिविटी को नहीं ऐड करूंगी अरे में। तो वही काम मैंने किया। मेरे पास पहली एक्टिविटी क्या थी, A2 स्टार्ट कहाँ से हो रही थी, 1 से स्टार्ट हुई और 2 पे खत्म हो गई। अब मुझे वो वाली एक्टिविटी चाहिए, नेक्स्ट एक्टिविटी वो वाली चाहिए जिसका स्टार्ट टाइम इसके फिनिश टाइम से बड़ा होगा। मतलब इसका 2 है तो 2 से ग्रेटर जिसका होगा स्टार्ट टाइम, मैं वो वाली एक्टिविटी लूंगी। तो 2 से ग्रेटर क्या आता है, मेरे पास 3 आता है, ठीक है। मैं इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करवा सकती हूँ। मैंने A3 एक्टिविटी ली, 3 से स्टार्ट हुआ और 4 पे खत्म हो गया। अब मुझे अगली वो एक्टिविटी चाहिए जिसका स्टार्ट टाइम 4 से बड़ा होगा। 4 से बड़ा अगली एक्टिविटी A4 थी, लेकिन उसका स्टार्ट टाइम तो 0 है। 0 से तो मैं गुजर चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं तो अभी 4 पे खड़ी हूँ, मुझे 4 से आगे वाला टाइम चाहिए। तो मैं इस एक्टिविटी को स्किप कर दूंगी, मैं इसको अरे में ऐड नहीं करूंगी A4 को, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद अब अगली एक्टिविटी मैंने देखी A5, उसका स्टार्ट टाइम क्या था, 5 था, 5 ग्रेटर देन 4 से, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। मैंने 5 को एग्जीक्यूट किया 5 से 7 तक। अब मैं कहाँ पे स्टैंड कर रही हूँ, 7 पे स्टैंड कर रही हूँ। 7 जो सी है, अब मुझे वो वाली अगली एक्टिविटी चाहिए जिसका स्टार्ट टाइम 7 से बड़ा होगा। अब मैं अगली एक्टिविटी देखूं तो A1 थी, उसका स्टार्ट टाइम मेरे पास क्या है, 5 है। अब 5 जो सा है वो तो 7 से छोटा है, कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई। तो मैं 5 को यहीं पे छोड़ दूंगी, इस एक्टिविटी को यहीं पे छोड़ दूंगी। मुझे वो एक्टिविटी चाहिए जिसका स्टार्ट टाइम 7 से बड़ा हो। तो A6 थी, A6 का स्टार्ट टाइम क्या है, 8 है। 8 बड़ा है 7 से, कंडीशन ट्रू हुई और एग्जीक्यूट हो गई A6 8 से 9 तक। ये मेरे पास क्या था, एक्टिविटी स्केजुलिंग प्रॉब्लम, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। अब अगर देखो तो यही एल्गो सारा कुछ इसके अंदर लिखा गया है। अब देखो मेरे पास इसकी जो डायग्राम दी गई है कि 1 से 2 तक क्या था, A2 एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद 2 से 3 से 4 तक और एग्जीक्यूट हुआ A3। लेकिन अब A4 एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि उसका स्टार्ट टाइम कहाँ से शुरू हो रहा था, 0 से शुरू होकर 6 तक जा रहा था। लेकिन मुझे वो एक्टिविटी चाहिए थी जो कि 4 से बड़ी होगी। अब तो मैंने A4 को एग्जीक्यूट नहीं किया। उसके बाद 5 का टाइम कहाँ से शुरू हो रहा था, 5 से लेकर 7 तक था,
ठीक हो गया, ये एग्जीक्यूट हो गया। अब मुझे 7 से ग्रेटर वाला टाइम चाहिए था, लेकिन जो A1 था वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा था, 5 से लेकर 9 तक जा रहा था। मैं तो करंटली 7 पे खड़ी थी, मुझे 7 से ग्रेटर चाहिए था, तो मैं A1 को एग्जीक्यूट नहीं कर सकी, और फिर A6 एग्जीक्यूट हुई जिसका टाइम 7 से ग्रेटर था, मतलब 8 था, 8 से स्टार्ट हुआ और 9 तक गया। ये मेरे पास थी एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम। गर्ल्स, अब किसी को कोई मसला इसमें? बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक नो है जी। मैम। अब लास्ट एक नेक्स्ट एल्गोरिथम कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने एल्गोरिथम करना है रॉबिन कार्प एल्गोरिथम करना है हमने। ये बेसिकली पैटर्न और स्ट्रिंग मैचिंग का है। बस ये लास्ट कर लो ना, एक ये छोटा सा है, ये एल्गोरिथम कर लो जल्दी जल्दी। कितना को लटकाओगे? बस रॉबिन कार्प कर लो, जल्दी से हो जाएगा, आसान सा है। मैम आप फिर इतने प्यार से बोली, अब 4 करा दे। चार नहीं मैम इन्हें देखना भी है, तैयार करना है। तो बच्चों ना कराएं। आपके पास हम मैम रहने दें बस कर मैम दे। प्लीज, टाइम भी खत्म होने वाला है बस। आपकी 3 o'clock कोई क्लास है? यस मैम, नमाज भी नहीं पढ़ी आज तो। मैम नमाज भी पढ़नी है और भी काम करने हैं, 3 बज गए हैं। अच्छा चले ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी जो 2 की में कोई मसला तो नहीं है? मैं इनके लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ बच्चों, जो मेरे पास स्लाइड्स पड़ी हैं वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देती हूँ। आप जहाँ से भी करना चाहो कर लो। ये मैंने इसलिए लिया था ताकि ये इसमें थोड़ा इजी था और आपको जल्दी समझ आ जाएगी। ठीक है, रॉबिन कार्प ठीक नेक्स्ट है क्लास मिस। में कर लेंगे। मैम ये किसकी टाइप है वैसे? ये आपके पास स्ट्रिंग किसी की मैचिंग टाइप है? एल्गोरिथम की है। हाँ जी, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम जो हमने किया था ना, पैटर्न और टेक्स्ट वाला, ये उसी तरह का है। ओके मैम। हाँ जी, 36 पार्टिसिपेंट। शफक, जो पहले वाले थे ना पार्टिसिपेंट्स, 39-40 पार्टिसिपेंट्स थे, उनके अटेंडेंस देख लेना। बाकियों का आई गेस नेट का मसला होगा जो दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है, मुझे अटेंडेंस भेज देना। ठीक है जी, ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज।